ऑलराइट, द न्यू चैप्टर दैट वी आर अबाउट टू स्टार्ट, चैप्टर नंबर 2, जो कि है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। अगेन वेरी वेरी सिंपल चैप्टर, बहुत रिलेटेबल चैप्टर है, आप लोग का पढ़ा हुआ है, जैसे पेस्ट एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट बोल के आपका चैप्टर खुद का भी था आप लोग का बीएसटी में। वेरी वेरी सिंपल फ्रॉम दिस स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑल, ठीक है। और बहुत इजी चैप्टर है, कोई बड़ी बात नहीं, हल्का सा ऑन द लेंथियर साइड है, जो कि आपके बीएसटी में भी था, तो सिमिलर सा पार्ट है। तो इसको एज अ कंफर्ट जोन मार के इसको अपना जो है फुल टॉस माने और इसको प्रॉपर्ली 6 मारे, ठीक है। कोई भी इंसान कैजुअली लेकर कैच को ड्रॉप ना करे, क्योंकि कैच अगर आपने ड्रॉप किया तो मैच भी आ सकता है, ठीक है। अब जिसको समझ में आया बढ़िया, जिसको नहीं समझ में आया उपाय नहीं है, वो मेरे साथ ही दुख समझ सकता है, वो है ना, सही बात है ना। तो आखिरकार बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट आर ऑल दोज फैक्टर्स, बिजनेस एनवायरनमेंट आर ऑल दोज फैक्टर्स जो कि बिजनेस इन जनरल को इंपैक्ट करता है। ऐसे कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं, उन सारे फैक्टर्स को अगर मैंने जोड़ दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा? बिजनेस एनवायरनमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑल दोज फैक्टर्स, all those forces, all those conditions which have some impact on the business is known as what? A business environment. सर मुझे ये बताइए कि बिजनेस को कई चीजें इंपैक्ट करती है या नहीं? सही बात है, इंपैक्ट तो करता है, बट फिर आखिरकार हम लोग ये सब पार्ट क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि देखो, एनवायरनमेंट जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, ठीक है। एनवायरनमेंट जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। अगर बिजनेस उस हिसाब से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, अगर बिजनेस उस हिसाब से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो अल्टीमेटली आप मुझे बताइए, क्या बिजनेस इन जनरल सरवाइव कर पाएगा? द आंसर इज व्हाट? नो। सर अगर मैं एनवायरनमेंट को समझ नहीं पाया, मैं नीड ऑफ द आवर को समझ नहीं पाया, मैं कस्टमर्स को नहीं समझा, मेरे अच्छे रिलेशनशिप नहीं है विद द सप्लायर्स, मैं कोविड को एनालिसिस ही नहीं कर पाया, मैं नहीं समझ पाया कि फिजिकल अभी नहीं चलेगा, एक बार के लिए वर्चुअल हैज बिकम मोर इंपॉर्टेंट, उस केस में आप मुझे बताइए, क्या मैं इन जनरल मार्केट में सरवाइव कर पाऊंगा? द आंसर इज नो। तो दिस चैप्टर इज द मोस्ट रेलेवेंट। आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने वाले हो आगे जाके, आप 5 साल बाद में जब सीए बन जाओगे, या फिर जब मिनिमम एज में आप सीए बनोगे, उस वक्त में अगर आप सोचोगे कि हाँ, मैं आज के हिसाब से यही XYZ प्रैक्टिसेस करूंगा आगे जाके भी, मैं वही रिटर्न्स लगाऊंगा जो आज भी लग रहा है, मैं वही ऑडिट का ट्रायल स्टाइल रखूंगा जो कि आज चल रहा है, जो मैं आज सीखा हूं उसी के हिसाब से आप अगर आगे बढ़ते रहोगे, तो क्या आप आगे जाके अपने आप को डेवलप कर पाओगे? क्या आप अच्छी तरीके से पैसे छाप पाओगे? द आंसर इज व्हाट? नो। सीधी सी बात है ना, उस वक्त कुछ नया एक्ट आएगा, उस वक्त कुछ नया रिक्वायरमेंट आएगा, आप कितना जल्दी उसके ऊपर जंप ओवर करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल सीधी सी बात है, देखो, व्हेन वी वर स्टडिंग देयर वाज नो जीएसटी, वी जस्ट बिडिंग अप कि हाँ जीएसटी आएगा, जीएसटी आएगा, जीएसटी आएगा। जब हमने क्लियर के एग्जाम्स, तो हमारे एग्जाम में जीएसटी था ही नहीं, और जो था वो 10 मार्क का, जो आपने 11th में पढ़ा होगा मोटा मोटी कि आईजीएसटी होता है, सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी होगा। उस समय ना रेट्स इतना प्रॉपर्ली डिफाइंड था ना कुछ था, ठीक है। तो रेट्स वगैरह था, बट हल्का हल्का एकदम नया नया ही ताजा ताजा बिजनेस में आया था जीएसटी, तो हमें भी हल्का हल्का आईसीआई ने बता दिया। फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट से बराबर 2-3 अटेम्प्ट के बाद में से बहुत बढ़िया तरीके से जीएसटी प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो गया। तो अब मुझे बताइए, अगर मैं सोचूंगा कि नहीं, मैंने तो सर्विस टैक्स पढ़ा है, मैंने तो प्रॉपर एक्ट पढ़ा, इनफैक्ट हमारे इंटरमीडिएट में वी स्टडीड कंपनीज एक्ट 1956, हमने इंटरमीडिएट में कंपनीज एक्ट 1956 पढ़ा था, और सीए फाइनल में कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ा। डिफरेंस समझ रहे हो? हमारी बेस जो है वो 1956 की थी, और मैं पढ़ना क्या पढ़ा? 2013। तो अगर आप बताइए मुझे, अगर मैं चेंज नहीं करूंगा, मैं एनवायरनमेंट को नहीं समझूंगा, तो क्या मैं मार्केट में सरवाइव कर पाऊंगा? नहीं। तो बहुत इजी चैप्टर है या नहीं, कि इन जनरल क्या हम इसे रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं है? यस, द चैप्टर बिकम्स मोनोटोनस बिकॉज इसमें कुछ एलिमेंट्स मचर मचर तरीके से वापस दिया हुआ है आपका, ठीक है। इसी को अगर थोड़ा और कंसाइज करके कर देते तो और अच्छा होता, बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो सिलेबस है यही है, हमें इसी को पढ़ना है, ठीक है। तो टेक इट एज एन एडवांटेज। आप क्या समझे बिजनेस एनवायरनमेंट से? सर हर एक एक्सटर्नल फोर्स जो कि बिजनेस, या फिर एक्सटर्नल फोर्सेस हो गया, या फिर कंडीशन हो गया, या फिर फैक्टर्स हो गया, जो कि बिजनेस के डिसीजंस को, स्ट्रैटेजीज को, एक्शंस को इंपैक्ट करता है किसी भी तरीके से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बिजनेस एनवायरनमेंट। बात समझ में? एक बार रीडिंग करें क्या लिखा हुआ है। इट इंक्लूड्स all the external forces, factors or conditions that have what? Some impact on the business decisions, strategies and actions taken up by the firm, ठीक है। ये क्या है सर?
कुछ फैक्टर्स जो है क्या है, आउटसाइड फैक्टर्स है। सर मुझे पता चलना पड़ेगा ना क्या अपॉर्चुनिटीज आ रहा है मेरे पास में, और मेरे को ये भी जानना है सर उस अपॉर्चुनिटीज के साथ में क्या क्या थ्रेट्स मैं पोजेस कर रहा हूं। सर अपॉर्चुनिटी ये है कि इस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग तरीके से करना एक अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू मेक इट अ लिटिल इंटरेस्टिंग एंड प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। ठीक है, बट ऑन दी अदर हैंड थ्रेट ये है कि क्या पता कोई भी बहुत इजीली एग्जांपल्स लेकर और इंटरेस्टिंग कर दे, तो थ्रेट भी वही है और अपॉर्चुनिटी भी है। एंड मेनी अदर फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट व्हाट द बिजनेस एनवायरनमेंट। ट्रेडिशनली द चैप्टर इज डिजाइन्ड इन सच अ वे कि आप पहले वाले पार्ट में खो जाओगे, इसीलिए हम लोग चैप्टर को उस सिंक में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग अपने ओरिएंटेशन में उलट पुलट करके आराम से पढ़ेंगे, ताकि हमें रेलेवेंट पोर्शंस जो है बीच बीच में टच कर सके। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है उसमें अगर मैं हल्की सी आगे जाऊं, अच्छा हर टॉपिक के बगल में मैंने कोशिश किया है कि आपके पेज नंबर्स लिख दूं, ठीक है, ताकि इट बिकम्स इजी फॉर यू ऑल। ठीक है, कि आप अपने बुक से उसको रेफर कर सको आराम से। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या चीजों को मिलाकर बिजनेस एनवायरनमेंट बनता है। बहुत सिंपल है, क्या क्या, इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर बिजनेस के अंदर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी लोग हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, इंटरनल। और जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, बाहर में है, उन्हें हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल। सीधी सी बात है। सर इंटरनल में क्या क्या एग्जांपल्स आएगा, मैनेजमेंट हो गया, एम्प्लॉयज हो गया, सप्लायर्स हो गया, द कॉर्पोरेट कल्चर हो गया, ठीक है, इवेंट्स हो गया, फैक्टर्स हो गया जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है और जो कि एक इंसान के थॉट प्रोसेस को इम्पैक्ट करता है। सुनो, अगर आप क्लास करने आ रहे हो एंड आपको वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट ही नहीं मिल रहा है, आपको अपने दोस्तों के साथ में ना वो वाइब ही नहीं मिल रहा है, ठीक है, ना वो टीचर के साथ में कनेक्शन मिल रहा है आपको, ना वो अपना फीलिंग आ रहा है आपको, तो आप अच्छे बच्चे होकर भी क्या मन से अच्छे से पढ़ पाओगे, नहीं। सीधी सी बात है ना। वही आप सिमिलरली आगे जाके शायद काम करोगे, सब लोग आर्टिकलशिप करेंगे, वहां पे भी यू रिक्वायर द राइट कल्चर, राइट। अगर टॉक्सिक कल्चर है, आपको जबरदस्ती का हर चीज में टॉन्ट मारा जा रहा है, पोक किया जा रहा है, तो क्या आपको कंपनी के लिए कुछ करने का मन करेगा? द आंसर इज व्हाट, नो। सीधी सी बात है। तो इसलिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक्सटर्नल है। प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, अपन केवल एक्सटर्नल को देखता रहता है, ये अपना कंपटीशन है, ये अपना मार्केट इशू है, ये अपना ये है, ठीक है, ये प्राइसेस बढ़ रहा है बाहर के सामानों का, ये बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अपन बाहर की चीजों को ज्यादा फोकस करते हैं। बट इंटरनल स्ट्रेंथ इज द मेन थिंग। समझ में आया क्या? एप्पल ने क्या क्या देखा है क्या? एप्पल इतना सुपीरियर क्यों हो गया कि एक उनका लॉयल फैन बेस है, वो अलग मुद्दा हो गया, बट वो अपने आप में ही है। बोलने के लिए कंपटीशन है, बट मैं सच नजर में अगर बोलूं और आप लोग भी मानोगे कि सर एप्पल और बाकी कंपनीज है, एप्पल है और बाकी मोबाइल फोन कंपनीज है, क्योंकि उन्होंने अपना इकोसिस्टम बना के रखा, अपना ही है उनका। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या रिलीज कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, टॉन्ट मार रहा है, नहीं मार रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। वो अपना में ही अपना है, अपना ही कॉर्पोरेट कल्चर को बढ़ाएंगे, अपना ही स्टाइल को इनोवेट करेंगे, अपने ही चीजों को अच्छा करेंगे। तो उनसे वजह से क्या हुआ, वो अपने आप में क्या कर दिया, एक बहुत बड़ा वॉल क्रिएट कर दिया उन्होंने, जिसको अंदर आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। इज दैट व्हाट इंटरनल। इंटरनल में क्या क्या आएगा, ऑर्गेनाइजेशन के क्या, अंदर का, बाहर नहीं सर, अंदर का। ठीक है, कौन कौन है इसमें, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज, कॉर्पोरेट कल्चर वगैरह। और एक्सटर्नल में क्या होगा, वो सारे फैक्टर्स जो कि बिजनेस के बाहर में इंपैक्ट करता है। ठीक है, जैसे इसमें क्या इंक्लूड होता है, दो पार्ट है, क्या क्या, मैक्रो एनवायरनमेंट एंड माइक्रो। अब मैक्रो और माइक्रो एनवायरनमेंट आप लोग को पढ़ाने की दरकार है क्या, पता है क्या? मतलब प्रो लेवल जीनियस है या नहीं आप लोग इसमें, कि माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है और मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है, पता है आप लोग को? उसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप मुझे बताइए, आपको पता है क्या स्वॉट क्या होता है? स्वॉट सुना है क्या कभी जिंदगी में आपने? स्वॉट क्या था? स्वॉट किसी को याद है क्या? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। देखिए, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये चारों चीज इंपॉर्टेंट है क्या? क्या ये चारों चीज बिजनेस को इंपैक्ट करता है? यस। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस माइक्रो है या मैक्रो है? स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस माइक्रो है या मैक्रो है? माइक्रो है क्या? श्योर? क्योंकि हाँ सर, मेरे खुद के पर्सनल स्ट्रेंथ्स है और मुझे पता है कि मेरे वीकनेसेस क्या है। सही बात है बिल्कुल, यहां तक कि इशू हुआ, पक्की बात यहां तक। और थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज क्या है? मैक्रो है। ठीक है, बात समझ में आई? ये मेरे विदिन का है और ये कहाँ का है, बाहर से है। बात समझ में? तो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आर व्हाट, माइक्रो एलिमेंट्स, एंड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आर व्हाट, मैक्रो एलिमेंट। देखो इसलिए नीचे पे क्या लिखा हुआ, देखो तो यहाँ पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट लिखा है ना, अपार्ट फ्रॉम व्हाट, स्ट्रेंथ एंड व्हाट, वीकनेसेस, बिकॉज ये किसका पार्ट है,
इंटरनल एनवायरनमेंट का और एक्सटर्नल में क्या क्या आएगा, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। बात समझ में आया आप लोग को, क्लियर है बिल्कुल? यहाँ तक कोई भी इशू मुझे बताइए, अभी तक कोई भी इशू, तकलीफ, झंझनाहट नहीं? पक्का आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बताइए, माइक्रो एंड मैक्रो में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के अंदर रहता है, कौन से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के बाहर है, कौन हमारा डायरेक्ट इंपैक्ट क्रिएट करता है, कौन सा इनडायरेक्ट इंपैक्ट क्रिएट करता है, कौन सा छोटू छोटू, कौन सा बड़ू बड़ू। बात समझ में आया क्या? दिक्कत तकलीफ? बढ़िया, एकदम सॉलिड चल रहा है यहाँ तक। ओके, एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो, सर बहुत सारे एलिमेंट होगा, सही कहा। तो कोई शॉर्टकट दे दो तो मजा आ जाएगा आप लोग को, ठीक है? शॉर्टकट इज ऑब्वियसली व्हाट, माइक्रो व्हाट, सीएस। आप लोग माइक्रो लेवल पे सीएस बन जाना, ठीक है? सर ये आर रेड क्यों किया? बिकॉज आर लेटर नहीं है। अब क्या करें, माइक्रो सीएस तो बना नहीं सकता आप लोग के लिए हम, तो इसलिए क्या कर दिया, माइक्रो सीएस। आर काम का नहीं है। एम स्टैंड्स फॉर, ऐसा फील नहीं आ रहा, फील नहीं आ रहा, फील नहीं आ रहा भाई और बहनों। एम किसके साथ में खड़ा रहते हैं, मार्केट्स। एम स्टैंड्स फॉर व्हाट, मार्केट्स। आई स्टैंड्स फॉर intermediaries, I stands for intermediaries, C stands for competitors, O stands for ऑर्गेनाइजेशन, फिर सी स्टैंड्स फॉर एक और कस्टमर्स या फिर कंज्यूमर्स, और एस स्टैंड्स फॉर सप्लायर्स। मजा नहीं आया, एक बार के लिए वापस से। एम स्टैंड्स फॉर मार्केट्स, आई स्टैंड्स फॉर, सी स्टैंड्स फॉर competitors, O stands for organization, C stands for customers या फिर consumers, और S stands for। मेरा पहला क्वेश्चन भैया शुरू से कराएगा ना? ना ना ना, मुझे बताइए कंज्यूमर्स और कस्टमर्स में क्या डिफरेंस होती, मुझे बताती तू कि कंज्यूमर्स एंड कस्टमर्स, ये दोनों वर्ड सुना है आपने? ये दोनों वर्ड में क्या डिफरेंस होती? और हम लोग ही कंज्यूमर्स हैं। हाँ, कुछ भी है, जैसे कि ना प्लान की फिट हुआ है, तो ये प्लान एक अलग कंपोनेंट है। अच्छा, तो ये इस चीज का कंज्यूमर है, बिकॉज़ ये इसको कंज्यूम कर रहा है, इस प्लान को अपने अंदर इंड्यूस कर रहा है ताकि हम इसको यूज कर सकें। वेरी गुड, सही बोला इसने, ठीक है। बट आई एम जस्ट वांटिंग, जो इसने बोला थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बोल दो, ये भी सही बोला, एकदम परफेक्ट बोला, ठीक है। और मैं इसका पॉइंट समझ भी गया क्योंकि हमको थोड़ा आता है ना इसकी वजह से। बट बाकी किसी को और ट्राई करना। हाँ जी सर। कस्टमर जो खरीदता है और कंज्यूमर जो यूज करता है। हाय हाय, क्या बात है लड़के, और कोई मौज कर दी? बोलो बोलो, और कुछ क्या? ठीक है, सुनो क्या हुआ। आप लोग पहुंच गए घर पे 7 बजे, पापा को फोन किया आपने, पापा पापा मेरा बात सुनो। पापा बोला क्या हुआ, बोलो। चॉकलेट लेते हुए आना, चॉकलेट लेते हुए आना। पापा कौन हो गए, कस्टमर जो कि चॉकलेट खरीदते, कंज्यूमर कौन, जो कंज्यूम करते। बात समझ में? तो आप हो गए कंज्यूमर और पापा कौन हो गए, कस्टमर। बात समझ में आया? तो द पर्सन हु बाइज इज नोन एज द कस्टमर, द पर्सन हु कंज्यूम्स इज नोन एज द कंज्यूमर। आप मुझे बताइए, अगर मैं बिजनेस छे तो मुझे कंज्यूमर को टारगेट करना या कस्टमर को? कंज्यूमर को, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, कंज्यूमर इज द मेन थिंग। बात समझ में आया कि आप छोटे थे, छोटे ऑब्वियसली, बड़े एक साथ तो हुए नहीं हो, ठीक है, छोटे थे। छोटे में बता, आपको हॉट व्हील्स आता था? कितना कितना बच्चा है जो मम्मी का पैर पकड़ के पूरा लेट गया था दुकान में? हम उसमें से ही है, क्योंकि मम्मी बस लास्ट प्लेस, और कुछ नहीं मांगेगा जिंदगी में, हॉट व्हील्स दिला दो। नहीं दिलाया, लेट गया। और मेरा माँ जो है बहुत सेंटिमेंटल था, तो कभी कभी दिला देता था। मेरी बगल वाली आंटी इतनी सेंटिमेंटल नहीं थी, तो उनका पैर में जब पड़ा था, आंटी घिसा घिसा के लेके चले गए। और मेरा वजन देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि इतना डिफिकल्ट था नहीं मुझे टानना, क्योंकि जो आप देख रहे हो आज वो फिर भी ठीक है। उस वक्त मुझे प्यार से लोग बस खत्म बुलाते थे। बस एक ही बार बोलते हैं सब लाइंस को, बार बार अपनी बेइज्जती नहीं कराई जाती। समझ में आया क्या? बट प्रॉब्लम क्या है, हॉट व्हील्स जो है मेरे को एंट्यूज कर रहा था, समझ रहा है भैया? खरीदने वाला मेरा माँ है, मेरा माँ थोड़ा चलाएगा हॉट व्हील्स को, चलाएगा तो मैं ही ना। तो खरीद और पसंद किसका, मेरा। पैसा कौन दे रहा है? बात समझ में आया क्या? हाँ ठीक है, मम्मी माँ जो भी आप बुलाते हो, ओके चलेगा क्या? तो पहला पॉइंट खत्म हो गया किसी का, कौन सा वाला? नेक्स्ट बताइए, ऑर्गेनाइजेशन।
ऑर्गेनाइजेशन में तीन चीज होते हैं, बीओडी, ओनर्स और एम्प्लॉयज। बीओडी माने क्या बात है, ओनर्स माने मालिक, नेक्स्ट कर्मचारी, क्या था ये, ठीक है, कर्मचारी को क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयज। तीनों इंपॉर्टेंट है क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, बिजनेस को मैनेज करते हैं, चलाते हैं, सब कुछ ठीक करते हैं। ओनर्स कौन है, जो पिस्सो लगावे है। और बेसिकली ऑन फील्ड काम कौन करता है, एम्प्लॉयज। क्या तीनों जन मिलकर, इंपॉर्टेंट है क्या तीनों? क्या माइक्रो एलिमेंट इंपॉर्टेंट है ये? क्या इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन बनता है? यस। इनका सर एक और सवाल क्या पूछ सकता है, इन्हें नॉन स्पेसिफिक एलिमेंट्स भी कहा जाता है। इन्हें नॉन स्पेसिफिक एलिमेंट्स, यानी कि सर अगर ऑर्गेनाइजेशन के अलावा नॉन स्पेसिफिक वर्ड यूज किया तो मैं तीन चीज लिखूंगा। हाँ जी हाँ, क्या लिखोगे आप? बीओडी, ओनर्स और एम्प्लॉयज। बोई, क्या बोला मैंने? बोई। आपने बे सुना होगा ना, बी ए ई, बे, ये बोई है। समझ में है? ओके, बे सुना ना, बे, बी ए ई, ठीक है, वो वाला ये हो गया बोई, ठीक है। समझ में आया आप लोग को? पक्की बात यहां तक? ये कोई नहीं बोलने वाला, बता रहा तुमको, जब टिक करे तब हंसेगा। ओके, ओई बोई, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कॉम्पिटिटर्स। क्या कॉम्पिटिटर्स चाहिए मार्केट में? हाँ सर, मार्केट में कंपटीशन तो चाहिए, अदरवाइज मैं अपने आप को इंप्रूव ही नहीं करूंगा। अगर कंपटीशन तो एग्जिस्ट करता ही है, क्योंकि ये कस्टमर्स और कंज्यूमर्स दोनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कॉम्पिटिटर्स नहीं होगा, कंपटीशन नहीं होगा, तो मैं इंप्रूवमेंट नहीं करूंगा, ठीक है। इसलिए अगर ड्रैग नहीं करेंगे, बिकॉज ये आप सबको पता है कंपटीशन दो तरीके के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट कंपटीशन, जैसे मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग, ये क्या है? डायरेक्ट कंपटीशन। और स्टारबक्स और बर्गर किंग, ये क्या है? इनडायरेक्ट कंपटीशन। दोनों के दोनों कस्टमर्स टारगेट कर रहे हैं, बट मैं जो फास्ट फूड खा रहा है वो किसके पास जाएगा? बर्गर किंग। जिसको पैसों को आग लगाना है और कॉफी पीना है, वो कहां जाएगा? कौन बोला अमीर लोग? कौन बोला? गलत बात, हर्ष। अमीर नहीं है वो, अनशंड अमीर लोग जाते हैं। Yes. ठीक है, मेरे को वॉलेट निकालने का बड़ा इच्छा हो रहा है, रुको। देखो फालतू पर मत करो, ये तो वही बात होगी कि हम ताज का खाना जोमेटो में ऑर्डर करके मंगवाया है। कहाँ गया? नहीं नहीं, हम दिखा रहे हैं आपको, नहीं है मेरे पास शायद अभी। नहीं नहीं, हम भी है, वो लुट गए हमारे तेरे हवाले में वाला हालत में, ठीक है ना। मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। हमको इतना पता चला है, सुनो सुनो, आप लोग को अगर पता है तो पहला जब ऑर्डर करता है ना तो कोई डिस्काउंट मिलता है। अपन बनिया, स्टारबक्स हो या बक स्टार हो, अपने को फर्क नहीं पड़ता, अपन बनिया। पहला कोई ड्रिंक में शायद ऐसा होता है कि कुछ फ्री मिलता है, कुछ मिलता है, या फिर पहला ड्रिंक लेने के बाद में आपको कुछ फ्री है पहला, और बर्थडे के दिन में फ्री है, हम सुना है। बस हमको ये दो चीज पता है, क्योंकि ये दो दिन ही जाना हमको, बस बाकी दिन नहीं जाना हमको, ठीक है। और हम घर परिवार का सबका बनवा के रखा कार्ड, ताकि किसी ना किसी का तो बर्थडे आएगा ही, पूरा साल में 4 बार तो जा ही सकेगा हम। वैसे तुम लोग का किसी का है, हमको बता देना जब किसी का बर्थडे होगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे तो बहुत जन है, ठीक है, मजा आ जाएगा। आज किसी का बर्थडे है क्या? कल किसका था? अरे तुम लोग स्टारबक्स नहीं गया? जा सकते हो ना? अभी थोड़ा गिरवी लगा हुआ है, थोड़ा देर रुक जाओ, इसको छुड़वा लेता हूँ। फोन भी आ रहा, देखो ना, पैसा के लिए। चलो आओ, कस्टमर्स कंज्यूमर्स हो गया, कॉम्पिटिटर समझ में आ गया क्या? सप्लायर्स, सप्लायर्स कौन है रे? जो सप्लाई करते हैं। वाओ, इनक्रेडिबल नॉलेज। आप लोग सीए नहीं बनोगे, लेजेंडरी सीए बनोगे। गॉन आर द डेज वेयर सीए लिखेंगे, आप लोग लिखिए एलसीए, लेजेंडरी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। एलसीए श्रुति, लेजेंडरी ठेकेदार चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या बात है, अरे मेरा कान अच्छा है रे, वो जोर से नहीं बोल रहा है, ठीक है। सप्लायर्स का मतलब क्या है? सप्लायर्स का मतलब क्या छे? जो बनाता है। किसको बनाता है? आज लाजवाब लाजवाब आंसर दे रही है। बताइए सप्लायर्स क्या है, बताइए जो सप्लाई करता है। हाँ सुनो, जिस दाम में मैं सामान खरीदूंगा
दैट डिटरमाइंस व्हाट, कि मेरा सेल प्राइस क्या होगा। आपको पता होगा वॉलमार्ट जो है, वॉलमार्ट, ठीक है, वॉलमार्ट डज नॉट मेक मनी बाय सेलिंग। वॉलमार्ट सुना आप लोगों ने, छोटा मोटा कंपनी है, ठीक है, तो वो इट डज नॉट मेक मनी बाय सेलिंग, इट मेक्स मनी वाइल परचेजिंग। कुछ भी सुनो, वो बोलता है हमेशा द परचेजिंग पावर और द परचेजिंग प्राइस इज द मेन थिंग। उसने सही चीज को सही दाम में अगर परचेज कर दिया तो वो सही दाम में सही चीज को सेल भी कर सकता है। इसलिए बोलते हैं द आर्ट ऑफ अर्निंग मनी इज नॉट वाइल सेल, इट्स वाइल परचेज, कि किस दाम से किस जन से आपने परचेज किया। तो सप्लायर्स तो बहुत इंपैक्टफुल है। जैसे अभी सेमीकंडक्टर का जो है शॉर्टेज आ गया था, तो उसके सप्लायर्स जो है उनके प्राइसेस क्या हो गए थे, बढ़ गए थे। तो ऑटोमेटिकली जितने भी मैन्युफैक्चरर्स है उनका प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। तो क्या सप्लायर्स की वजह से कॉस्ट ऑफ द जो प्रोड्यूसर होता है वो बढ़ता है या नहीं? बिल्कुल सर, बढ़ जाएगा। सही बात है या नहीं है? तो सप्लायर्स हैव अ डीप डाउन इंपैक्ट ऑन द व्हाट, ऑन द व्हाट, प्राइस एट विच वी सेल द कमोडिटी इन द मार्केट। चलेगा बिल्कुल यहाँ पे। अब वो डिपेंड करता है कि आप सप्लाई कैसे करवाओगे। नंबर वन, या तो आप इन हाउस सामान बनवाओगे अपना बैठ के, सारा इंजीनियर्स को लेकर आ गए, सब मैन्युफैक्चरर्स को लेकर आ गए, और एक जगह आपने क्या बनाया, सामान बनाया। या फिर सेकंड चीज क्या हो सकता है, सेकंड चीज क्या होगा, आप किसी को आउटसोर्स कर दें। जैसे कुछ कंपनीज ऐसे हैं जो खुद का कुछ नहीं बनाते, वो पूरा का पूरा काम क्या करते हैं, आउटसोर्स करते हैं और क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। आपको क्या लगता है एप्पल अपना फोन खुद बनाता है? ठीक है, केवल वो ब्रांडिंग करता है, क्वालिटी कंट्रोल करता है, डब्बा बनाता है, ठीक है, कि सेटिस्फाई तरीके से खुल जाए। समझ में आया क्या? पक्की बात याद है दीदी? ओके, ठीक। मन करेगा थकावट होगा तो बोल देना, आपको नचवा देगा यहाँ पे हम। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। सो ही गया क्या ये? नेक्स्ट बताइए। इंटरमीडियरीज, ये कौन हो गए? चालू लोग, ये कौन हो गए दीदी? बीच का लोग? ये आज कुछ भी बोल रहे रे। इंटरमीडिएट का मतलब क्या है सर? देखो, बिजनेस को एक्चुअली रतन टाटा जी सामान बनाते हैं बहुत सारी चीजें, टाटा मोटर्स बनाते हैं, टाटा पावर के इक्विपमेंट बनाते हैं, टाटा नमक बनाते हैं। वो क्या आपको घर आके बेचते हैं क्या? कि नमक लेगी तो देखिए मजा आ जाएगा? बताओ, नहीं बेचते हैं ना। उनको कौन बेचता है? उनके फ्रेंचाइजीज, उनके पार्टनर्स, उनके इंटरमीडियरी। सही बात है या नहीं है? तो इंटरमीडियरीज आर द मेजर पीपल हु एक्चुअली मेक अप द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। वो अगर नहीं होंगे तो बहुत बार सामान सेल ही नहीं होगा। बात समझ में आया? तो इंटरमीडियरीज को ऐसा लगता है कि बहुत लाइटली लेते हैं लोग बाग, बट इंटरमीडियरीज अगर तगड़ा होगा ना आपका, तभी आपका सामान जो है वो क्या होता है, बिकता है। इनफैक्ट आप कुछ भी समझ लो, चाय पत्ती से लेके चीनी, चीनी से लेके दाल, दाल से लेके राइस, राइस से लेके कपड़ा, कुछ भी, सब में मार्केट में इंटरमीडियरीज है। अगर आपको पता होगा तो कई लोगों के फैमिली बिजनेस भी शायद यही होगी कि उन्होंने क्या किया, बल्क में परचेज किया और बल्क में गुवाहाटी में या फिर अपर असम की तरफ सेल किया। ये मेजर बिजनेस है जिसके बिना बिजनेस चलता ही नहीं है। आप मुझे बताइए, तुम कहाँ रहता है? दूर रहता है ये, ठीक है ना। तो ये बेलतला में रहता है, ठीक है, बेलतला के, तो जैसे तुम्हारा घर है ये, मान लो तुम्हारा घर है, घर के आसपास दुकान है क्या? है ना, ऑब्वियसली क्या। नीचे दुकान में आप गए, वो अंकल जी मिले आपको। अंकल जी कभी कभी आपको कोई सामान ऐसा देते हैं ना जिसका ब्रांड आपने कभी सुना नहीं होगा, और फिर भी आपको लगता है कि अंकल जी दे रहे तो अच्छा ही होगा, हम लोग काट नहीं रहा होगा, ठीक है, और हम लोग यूज कर लेते हैं। तो इंटरमीडियरी तो हुआ अंकल जी, वो आपको इन्फ्लुएंस करके आपको सामान बेच देते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजोन क्या करता है, वो क्या खुद सामान बनाता है? नहीं, वो इस तरीके से, अरे जैसे एग्जांपल ये मैंने ये खरीदा, कार्ड खरीदा मैंने, जैसे ये वाला, मुझे नहीं पता ये ब्रांड कैसा है, मैंने रिव्यूज देखा, इंटरमीडियरी ने बोला अच्छा है, फ्लिपकार्ट ने बोला अच्छा है, मैंने मंगवा लिया, अमेजोन ने बोला, अम्मा जान ने बोला अच्छा है, तो मैंने मंगवा लिया। बात समझ में आया क्या? पक्की बात, क्लियर है? बिल्कुल पक्की बात। चलो, अभी क्या हुआ, मेरे एक रिलेटिव है, ठीक है, क्लोज रिलेटिव, ही वर्क्स इन अमेजोन। कुछ सामान खराब होता है ना अमेजोन से, उसको गाली देता है। वो तो हमको काहे गाली दे रहा है, हमारा सामान क्यों खराब, तुम्हारा कंपनी क्या कर रहा है? वो तो मैं फ्रॉड डिटेक्शन करता हूँ सप्लायर्स का, कि जो बेचने वाला वो अच्छा है, तो मैं बोलूँ सप्लायर को ठीक कर। इंटरनेशनल क्लाइंट्स, तो इंडियन वालों को तो ठीक कर, सामान को वापस करवा, तो उससे रिटर्न करवाता हूँ हमेशा, ठीक है। तो मजा आता है मेरे को उसको छेड़ के। मार्केट बताओ, मार्केट में क्या है? मार्केट में जरूरी है कि कुछ कुछ रेजिडेंट करना, मार्केट को समझना जरूरी है या नहीं है? सर सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रो एलिमेंट तो कौन सा है? मार्केट ही है। मार्केट में क्या क्या था? सीओसी किसी को याद है क्या? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो कौन डिटरमाइन करता है? मार्केट। नेक्स्ट, प्राइस सेंसिटिविटी,
ये एक वर्ड आपने पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ 2 साल पहले। क्या था ये? किसी को याद है क्या? क्या था? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें प्राइस सेंसिटिविटी कोई पॉइंट था क्या, कि जिसका प्राइस हल्का भी चेंज हो और डिमांड बहुत चेंज हो, उसको क्या बोलेंगे? तो वहां पे प्राइस सेंसिटिव मार्केट है क्या? ओके, तो उससे फर्क पड़ता है क्या कुछ? ओके। टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली द एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, कितना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है मैगी का, एक्सीलेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। आप कहीं भी चला जाओ, आपको रोटी ना मिले या मिले उससे फर्क नहीं पड़ता, मैगी जरूर मिल जाएगा। हाँ, जो लड़का लोग सोच रहा है वो भी आपको हर जगह मिल जाता है। वेरी गुड, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, मैं कुछ कुछ पॉइंट्स को बोल के फटाफट आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है, ताकि लोग बाग ओवर एनालिसिस ना करें, ठीक है। और मार्केट मैच्योरिटी कैसा है, लोग बाग मैच्योर्ड है क्या मार्केट को एक्सेप्ट करने के लिए? बात समझ में आया? ये था 5 पॉइंट, MICOCS, क्लियर है बिल्कुल। ये कौन से एलिमेंट्स हो गए? ऑफ द मिक्रो एलिमेंट। बात समझ में आया आपको? नेक्स्ट कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? एलिमेंट्स ऑफ द मैक्रो एलिमेंट। कुछ दिक्कत लग रहा है अभी तक? बिल्कुल स्मूथ जा रहा है, नहीं जा रहा है? पक्की बात, श्योर है? लड़का लोग अभी तो सोच रहा है कि बोला क्या भैया, ठीक है, सोचो सोचो सोचो। अरे शॉर्टकट, अरे लड़का लोग एक्साइटेड दीपिका पादुकोण वर्ड देखते ही, ठीक है। दीपिका पादुकोण और सचिन तेंदुलकर ग्लोबल सेलिब्रिटी है। आप इसको शॉर्टकट को खुद ही बैठा लो। क्या क्या है? डी से क्या होगा? डेमोग्राफिक। ई से क्या होगा? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। पी से क्या होगा? पॉलिटिकल या फिर लीगल, सोशो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल एंड ग्लोबल। नाम ट्राई करेंगे एक बार वापस। डेमोग्राफिक, फिर इकोनॉमिक, नेक्स्ट पॉलिटिकल, लीगल, सोशो कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल एंड, ठीक है उबासी सिंह, गुड, चलेगा? ओके, पहला पॉइंट क्या होगा? डेमोग्राफिक। डेमोग्राफी का मतलब किसी को पता है क्या? डेमोग्राफी का मतलब क्या है? डेमोग्राफी का मतलब क्या है? ऑक्यूपेशन, एज, ठीक है, प्रोफाइल, एजुकेशन, ग्रोथ रेट इन विच द बिजनेस इज अफेक्टेड। क्या ये जो वर्ड्स लिखा हुआ है देखो तो यहाँ पे, क्या एज प्रोफाइल है, क्या सेक्स रेशियो है, क्या एजुकेशन लेवल है, क्या ग्रोथ रेट है, क्या उसके वजह से कुछ फर्क पड़ता है क्या बिजनेस एनवायरनमेंट को? क्या उसके अनुसार कस्टमर्स लोग जो है सामान बनाता है क्या? ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर जेन जी वाला जो लोग है क्राउड, ना जेन जी, जैसे आप लोग तो इस पे फॉलो करता है ना, जेन जी, ठीक है, जनरेशन जेड, सॉरी 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 सॉरी, नॉट जेड, जनरेशन जी, ठीक है, उस पे फॉलो करते हो आप लोग। तो आप लोग को अगर लॉन्ग टी चाहिए तो चाहिए, मैं मांगता तो मेरे को चाहिए। बात समझ में आया क्या? तो उसके अनुसार बिजनेस ढलेगा नहीं ढलेगा? सही बात है, बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए, क्या एज, सेक्स रेशियो, एजुकेशन के हिसाब से बिजनेस अफेक्ट होता है? द आंसर इज व्हाट? यस। उसमें क्या क्या आएगा? नंबर 1, पॉपुलेशन साइज। दी बिग, बड़ा बड़ा पैराग्राफ दिया हुआ है, मैं समराइज करता हूँ, बाद में आप लोग लेट लेट के पढ़ लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। जितना ज्यादा कोई एरिया में पॉपुलेशन मिलेगा, उतना ही ज्यादा मेरा पोटेंशियल कस्टमर्स बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? आप मुझे बताइए। आज अगर मुझे अपने टीचिंग बेस को बढ़ाना है, तो डू आई मूव अ सिटी बिगर देन गुवाहाटी और सिटी स्मॉलर देन गुवाहाटी? ठीक है, बिकॉज आई नो द फैक्ट कि जहां मैं, अगर सोचो 200 जन को पढ़ा रहा हूं, तो शायद मैं बाहर में 500 को पढ़ा लूं, बिकॉज दी पोटेंशियल कस्टमर बेस इज व्हाट, हायर इन अ बिग सिटी। तो वही बात है या नहीं? पॉपुलेशन मैटर करता है या नहीं करता? यस। इंडिया के लिए हर कंपनी इतना लड़ क्यों रहा है? पॉपुलेशन। यहाँ पता है कि बहुत बायर्स है, इंडिया में सामान बिक सकता है। बात समझ में आ रहा है क्या? पक्की बात यहाँ पे चलेगा। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कोई कंट्री जो है पॉपुलेशन तो बहुत है बट पीस कोई नहीं, तो परचेज कर पाएगा क्या? नहीं। इंडिया का बेस्ट चीज क्या है? इंडिया में पॉपुलेशन भी है, प्लस अनशर्ट पैसा भी है। नहीं तो यहाँ पे मर्सिडीज का शोरूम बनता है क्या? पता ही नहीं, पता शोरूम बनता है। इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मर्सिडीज भी इंडिया में हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है अपन लोग ढलगट नहीं है, मर्सिडीज वाला लोगों को ठीक से बना के दे गाड़ी अपने को। बात समझ में आया क्या? अपन लोग डायरेक्ट बोलता है मर्सिडीज को क्या, गाड़ी यहाँ यहाँ बना के दे। टेस्ला वाला को भी यही बोलेगा कि तेरा गाड़ी इंपोर्ट नहीं करेगा, यहाँ बना के दे, तब मैं खरीदेगा। आपको एक बार रोलिंग करे तो टेस्ला आ जाएगा गुवाहाटी में, बता रहे हैं आपको, बहुत पैसा है। समझ में आया क्या? पक्की बात, ठीक है ना? एक लाइन बोला था ना आप लोगों को, याद है ना? पैसा बहुत है, क्योंकि इट्स अ प्रिंटेबल मेथड, प्रिंट हो रहा है करेंसी, उसकी तो कोई रुकावट ही नहीं है, पैसे रोज प्रिंट हो रहा है ना। तो पैसे की कोई कमी नहीं है मार्केट में, कमी टाइम की है, वो लिमिटेड है, वो कोई प्रिंट नहीं कर सकता है।
तो पैसे बहुत, इसलिए टेंशन नहीं करने का कि मैं क्या कमाऊंगा, कैसे कमाऊंगा, मैं घर कैसे चला लूंगा। अरे आप जो डिग्री पकड़ के रखे हो ना, वो बहुत बढ़िया है। हाँ, आपको परफेक्ट होना पड़ेगा उस चीज में। आप जो आगे करोगे बहुत फाड़ू करोगे, इसलिए कभी भी मनी शुड नॉट बी ए कंसिडरेशन। ठीक है, बहुत कमा लोगे आप, क्योंकि वो रेगुलर प्रिंट होता है। अगर आप नहीं कमा पा रहे हो, आपकी गलती। प्रिंट करने वाला तो प्रिंट रोज कर रहा है। इट इज जस्ट लाइक पानी रोज आ रहा है, आप पीते हो या नहीं, आपके ऊपर है। बात समझ में है? बट लाइफ में टाइम बहुत वैल्यूबल है। टाइम कभी नहीं आता सर। टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अपने टाइम को वैल्यू करो, सब बढ़िया फाड़ के आएगा आप लोग। समझ में आया क्या? इसलिए बोलता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, क्या ज्यादा इनकम होगा तो कंजम्पशन भी ज्यादा होगा। एथनिक मिक्स, क्या एथनिक मिक्स? एथनिक मिक्स, एथनिक मिक्स, वेरी गुड। अलग अलग एथनिसिटीज कम्युनिटीज वाला लोग साथ में रहता है, जितना अच्छा एथनिक मिक्स होगा उतना ही डिमांड फॉर वेरियस थिंग्स बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? यस सर, उसकी वजह से डिमांड बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? यस सर। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन मुझे बताइए। एग्जैक्टली, वेरी गुड, सही बात है, बिल्कुल। अलग अलग रीजन है, अलग अलग फॉर्म्स है, मेट्रोपॉलिटन, नॉन मेट्रोपॉलिटन। बहुत जन ऐसा होगा जो आर्टिकलशिप के लिए, इंटर्नशिप के लिए बाहर रहेगा, गुवाहाटी के बाहर जाएगा। मे बी अ फ्यू ऑफ देम आफ्टर द न्यू स्कीम कम्स एंड वी आर अलाउड टू गो फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, यू नो दैट राइट? कि आप लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए, पहले क्या था, आपको एक सीए के अंडर करना पड़ेगा, मतलब उस पर्टिकुलर कंपनी में एक सीए होना जरूरी है टू गेट योर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। आपको पता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता क्या है? 3 years ऑफ आर्टिकलशिप होता है। आई एम जस्ट अज्यूमिंग 3 years बिकॉज आपके नवंबर में नया स्कीम आ जाएगा, देन विल सी कि आप किस कैटेगरी में फॉल करोगे। ऑब्वियसली फॉल इन द न्यू कैटेगरी, राइट? तो उसमें मान लो 3 साल की आर्टिकलशिप है, 1 साल आपको अलाउड है कि आप कंपनी में जाके काम कर सकते हो। ठीक है, एकदम अलाउड है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अगर आप गुवाहाटी में 2 साल आर्टिकलशिप कर लिए एंड यू डिसाइड टू गो आउटसाइड गुवाहाटी टू वर्क इन अ कंपनी, यू वांट टू वर्क इन अ कंपनी, आपको रिलायंस में काम करने का मन है, आदित्य बिरला ग्रुप में काम करने का मन है, तो यू कैन एक्चुअली गो। बट वहां पे सीए होना जरूरी था पहले। ठीक है, कि एक सीए होना चाहिए, प्राय हर बड़े कंपनी में एक सीए तो होता ही है। तो आप इंडिया में ये चीज कर सकते थे बिकॉज इंडिया में सीए मेनली है। बट अब जो नया आप लोग का सिलेबस आ रहा है, दैट्स द बेस्ट थिंग। इमेजिन करो कि आपको एक्चुअली में दुबई में ही काम करने का मन है। ठीक है, तो आप जो ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है ना, वो दुबई में कर सकते हो। तो बाय द टाइम यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू आर एक्चुअली वर्किंग इन अ कंपनी इन दुबई, एंड आप जब सीए बन जाओगे तो एक्चुअली वहां पे आप कंटिन्यू काम कर सकते हो। तो एक्चुअली यू कैन गो आउटसाइड इंडिया टू बेसिकली वर्क एज इंटर्नशिप। देखो, अब ये हम लोग शायद सीख कर रहे होंगे वहां पे काम का, बट इफ द एमओयू इज गुड विद द आईसीआई, तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू वर्क एज एन इंटर्न इन अ कंपनी। एंड ट्रस्ट में, आप लोगों को लगता हो कि भैया बात तो सुनने में अच्छा लग रहा है मुझे, बात तो सुनने में मुझे अच्छा लग रहा है, बट देखा जाए ना तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। बिकॉज हम कैसे अप्रोच करेंगे, हम कैसे जाएंगे? ठीक है, अलाउंस, दिस अलाउंस फ्रॉम योर पेरेंट्स इज कंप्लीटली सब्जेक्टिव, क्योंकि वो तो आपकी फैमिली की बात है। बट अगर ऐसा बात करें तो हर एक कंपनी इज जस्ट वेटिंग फॉर एन अप्रोच फ्रॉम यू। आप अप्रोच करिए, अपने आप रास्ता बन जाता है। बात समझ में आया कि इट्स द फर्स्ट मूव ऑफ जस्ट आस्किंग द कंपनी कि सर मैं ऐसे ऐसे हूँ, कैन आई वर्क? ऑब्वियसली इट विल नॉट बी दैट सिंपल, बट वैसे भी होता है। बात समझ में आएगा? माई मेजर कॉन्वर्सेशन एंड माई मेजर जो डील्स क्रैक हुआ है ना, मेजर डील्स क्रैक हुआ है, वो बहुत टॉम डिक एंड हैरी मेथड से हुआ है कि आई जस्ट से द वर्ड सर हेलो, मैं ये करता हूँ, आप इंटरेस्टेड हो तो बताओ, एंड आई गेट अ रिप्लाई बैक। समझ रहा? अगर मैं फर्स्ट मूव ही ना दूं ऑफ आस्किंग, तो उसको पता नहीं चलेगा कि मैं एग्जिस्ट भी करता हूँ इस दुनिया में। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो ना बोल देगा, क्या फर्क पड़ेगा? या रिप्लाई नहीं करेगा, क्या फर्क पड़ता है? एटलीस्ट आई मीन नोन टू हिम ना। बात समझ में आया क्या? पक्की बात। जैसे आप लोग अभी आगे जाके कोई लोग बाहर पढ़ेंगे, कुछ करेंगे, विल बी कमिंग इन क्रॉस विद अ लॉट ऑफ टीचर्स। ठीक है, जो आप शायद फिजिकली कभी ना मिले, उनसे वर्चुअली पढ़ ले। ठीक है, माई लक बोल लो, कुछ बोल लो। ठीक है, दैट आई my time there was very less amount of physical classes in CA finance here. We used to study from recorded classes. But trust me, majority teachers के साथ, majority teachers इंडिया वाइड के हिसाब से आई मेट इन देम विद पर्सन, या फिर मेरा कॉल पे बात हुआ हुआ, या फिर मेरा वीडियो कॉल पे बात हुआ हुआ उनसे। क्यों अप्रोच किया? इस वजह से। बात समझ में आया क्या? पक्की बात।
चलेगा बिल्कुल। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से क्या फर्क पड़ता है? यस, डिफरेंट इकोनॉमीज में डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस हिसाब से अलग अलग चीजों का अलग अलग डिमांड क्रिएट होता है। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट एज अ बिजनेस टू एनालाइज किस जगह में क्या काम आने वाला है। चलेगा बिल्कुल, यहां तक क्लियर है? बिल्कुल, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, श्योर हो? ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ देखिए, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ऐसे क्या है? पहले मैंने समझा कि कंपोनेंट्स क्या है, पहले क्या पढ़ा अपन ने? कंपोनेंट्स। उसके बाद क्या पढ़ा अपन ने? कंपोनेंट्स में दो टाइप का था, क्या क्या था? माइक्रो एंड मैक्रो। उस माइक्रो के क्या पढ़ा अपन ने? एलिमेंट पढ़ा, और फिर हमने मैक्रो के पहली एलिमेंट पढ़ी जो कि क्या था आपका? डेमोग्राफी। उसके आगे पॉलिटिकल वगैरह है, उसके बीच में टॉपिक है, क्या लिखा हुआ देखो तो, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द व्हाट? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, पहला चीज, क्या आपको इकोनॉमिक सिस्टम्स के बारे में पता है? कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी, ये सब शब्द आपने कभी जिंदगी में सुना था? कब सुना था आपने? चैप्टर नंबर 1 में, जब आप छोटे छोटे थे और आपने जिंदगी शुरू की थी, ये आशा करते हुए कि हम लोग सीए बनेंगे। ठीक है, अभी भी वही आशा है ना? ओके, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, आप मुझे बताइए, इकोनॉमिक कंडीशंस और फैक्टर्स, एक बार रीड करो श्रुति, क्या लिखा हुआ है? इकोनॉमिक कंडीशंस और फैक्टर्स, क्या लिखा हुआ है देखो तो? इसमें से एक भी शब्द आपको टफ लग रहा है या इजी लग रहा है क्या? सब वर्ड सुना हुआ आप लोग का? सारे के सारे वर्ड क्यों रीड करवाया? सारे के सारे वर्ड आर इंपॉर्टेंट। ऐसा एक शब्द नहीं है, जब आप लोग अभी इंटर में पहुंच जाओगे, ऐसा कोई एक शब्द नहीं होगा जिसका आपको मतलब नहीं पता। बहुत सारा शब्द, बिकॉज ऑफ द चैप्टर बिजनेस साइकिल्स आप लोग के लिए क्लियर हो गया। इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन वर्ड्स, डिस्पोजेबल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, ये सारे के सारे वर्ड्स हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? बिजनेस साइकिल्स में। तो सारे के सारे शब्द आपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सुना है, और आपको एक भी शब्द ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं आता इसमें। समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है एकदम बढ़िया से? कोई दिक्कत यहाँ पे बताइए? ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, एग्जाम के लिए जो रेलेवेंट है वो क्या है? इकोनॉमिक पॉलिसीज। ठीक है, ऑल बिजनेस एक्टिविटीज एंड ऑपरेशंस आर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट? इकोनॉमिक पॉलिसीज। सर, गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाता है उसके वजह से क्या बिजनेस इंपैक्ट होता है? होता है, यस। तो गवर्नमेंट कौन से पॉलिसीज बनाती है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सबसे पहला क्या लिखा हुआ देखो तो एक बार के लिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाता है? सही, सीधा सीधी गवर्नमेंट ने बोल दिया, ठीक है, कि अगर बाहर से सामान इंपोर्ट करोगे, ठीक है, और इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं करोगे तो खूब दबा दबा कर आपसे क्या लेंगे हम? इंपोर्ट ड्यूटी लेंगे आपसे। आपको पता है टेस्ला जो 30 लाख का गाड़ी है, वो इंडिया में इंपोर्ट होने के बाद 60 लाख का हो जाएगा। 100% है, क्या है? 100% क्या है? इंपोर्ट ड्यूटी है आपका। बात समझ में आया? तो इतना महंगा कर दिया। तो बोला टेस्ला जी, आपको अगर दाम कम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? हमारे यहाँ आए, हम आपको जगह देंगे, हम आपको लोग देंगे, आप हमारे यहाँ बनाइए। क्यों ना इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लेते हैं? आप दूर रहेंगे, हम दूर रहेंगे, हमारे बीच में रिश्ता नहीं बन सकता है। हम चाहते हैं कि क्यों ना आप हमारे घर आए, ठीक है, थोड़ा मिठाई उठाई खाए, और हमारी इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लीजिए। रिश्तेदारी को क्या बोलता है? मेक इन इंडिया। इंडिया ने सॉरी, इंडिया में बनाइए। समझ में आया आप लोग को? मेक इन इंडिया प्रोग्राम, दैट इज व्हाट? इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ पे। तो क्या उस पॉलिसी के हिसाब से कई इंडियन कंपनीज एंड फॉरेन कंपनीज इंपैक्ट हुए या नहीं हुए? तो अगर फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में इन्वेस्ट करने वाला है, तो डोंट यू थिंक दैट दे शुड बी अवेयर ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी जस्ट लाइक मेक इन इंडिया? यस और नो? यस, ओके, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट क्या है? फिस्कल। फिस्कल पॉलिसी किस में फिसल जाता है? क्या है फिस्कल? मुझे याद नहीं आ रहा क्या था फिस्कल का मतलब, क्या है? ये ऐसे कौन से पॉलिसीज है जो गवर्नमेंट, कौन फील लिया? गवर्नमेंट जो है क्या करता है? प्लानिंग करता है या नहीं करता है? कि पूरे साल में कितना खर्चा करना है, कितना टैक्स कलेक्ट करना है, कहां कहां खर्चा करना है, कहां कहां रुपया देना है, उनको क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसीज। और गवर्नमेंट बोलता है बाहर बाहर ना, देश की आर्थिक व्यवस्था को ठीक करना है, हमें ऐसा लगता है कि देश की जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर काफी सुधार लाने की दरकार
है। और मेरे 150 करोड़ देशवासियों, अगर एक एक बच्चा हमारे देश से पढ़ लिख कर बड़ा हो जाए तो वो देश की जो उन्नति है वो कर सकता है। इसलिए आज से हम 5,000 करोड़ का, कितना, 5,000 करोड़ का देश में एजुकेशन सेक्टर को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, सैंक्शन करते हैं, योगदान करते हैं। हम चाहते हैं कि कई सारे एजुकेटर्स आके हमारे इस बहुमूल्य कार्य को पूरा करने की कोशिश करें। हम लोग क्या कहेंगे, वाह 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 जी, क्या बोला, क्या बोला, बात समझ में आया क्या? पक्की बात। तो ये क्या है, फिस्कल पॉलिसी। अब एजुकेशन इन जनरल वाला सेक्टर लोग क्या बोलेगा कि बढ़िया है, क्योंकि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रमोट, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू एक्सपेंड अ लॉट ऑफ अमाउंट इन द एजुकेशन सेक्टर, तो ऑटोमेटिकली वो सेक्टर क्या होगा, पुश होगा, वो सेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ में आया आपको? तो डोंट यू थिंक बिजनेस शुड बी अवेयर ऑफ दैट? द आंसर इज व्हाट, यस। नेक्स्ट, थर्ड पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसीज। ये कौन कैरी आउट करते रहे, आरबीआई एंड द बैंक्स। सर बैंक्स क्या इंटरेस्ट रेट्स में दे रहा है, क्या क्या उसके मोटिव है? इट इज अ कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी व्हिच इज ट्राइंग टू फॉलो, और इट इज अ एक्सपेंशनरी पॉलिसीज। क्या इंटरेस्ट रेट्स को कम करके रखा है, क्या एसएलआर सीआरआर को कम करके रखा है, क्या रेपो रेट्स को कम करके रखा है? उससे डिपेंड करता है क्या, कि देश में पैसा कितना होगा और उस हिसाब से बिजनेसेस कितना फ्लरिश करे। नेक्स्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पर वर्ड सुना क्या, एफडीआई एफआईआई, यही है। डिपेंड करता है ना कि बाहर के लोग कितने इंटरेस्टेड है पैसा लगाने में। बात समझ में आया क्या? पक्की बात, यहां तक चलेगा, श्योर हो? ठीक है। लास्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज क्या है सर, एग्जिम सुना है क्या आप लोग? एग्जिम पॉलिसी के तहत इंडिया का एग्जिम पॉलिसी क्या है? बहुत सिंपल है सर, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, इंपोर्ट्स को कम करने का है। एक्सपोर्ट्स को, डन, चलेगा। 5 पॉलिसीज क्या क्या, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, एग्जिम पॉलिसी। एक बार और, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, फिसलने वाला पॉलिसी, फिर नंबर 3 मॉनेटरी पॉलिसी, फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट। चलेगा बिल्कुल, यहां तक कोई दिक्कत, कोई तकलीफ बताइए? पक्की बात, चलेगा, कोई इशू नहीं? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट, क्या ये जरूरी होता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है? अगर इन दीदी को बोलेगा कि आप एक कंपनी सेटअप कर लो पाकिस्तान में, सेटअप करोगे? काहे, कल तो मैच भी जीत गया वो लोग, अब तो कर लो। क्यों? इकोनॉमिक कंडीशन उतना फ्रूटफुल नहीं है, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी नहीं है, लीगल लॉज उतने स्ट्रिक्ट नहीं है, तो कोई भी कंपनी क्या इंटरेस्टेड होगा इन अ पॉलिटिकली इनस्टेबल कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए? मैडम आप नॉर्थ कोरिया में इन्वेस्ट करोगे? साउथ में तो करोगे, बीटीएस। हाँ जी, उस पर तो करोगे ना। अरे उस पर सैमसंग भी है, सैमसंग सुना है आप लोग? है ना, सैमसंग, सैमसंग बहुत बड़ा कंपनी है। ठीक है। तो जिस कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, गवर्नमेंट जो है अच्छा गवर्नेंस दिखा रहा है, लोगों को इन्वेस्टमेंट एनकरेज कर रहा है, उस कंट्री में जनरली क्या होता है, इन्वेस्टमेंट भी अच्छा होता है। इंडिया में पहले यही प्रॉब्लम्स था कि गवर्नमेंट की इनस्टेबिलिटी की वजह से, इतना स्ट्रांग गवर्नमेंट ना होने की वजह से, इतने अच्छे फॉरेन पॉलिसीज ना होने की वजह से, इतना कॉम्प्लिकेटेड टैक्सेशन कंप्लायंस पॉलिसी की वजह से, कोई भी बाहर कंपनी वर नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन इंडिया। बट थैंक्स टू द मोदी गवर्नमेंट, उन्होंने इतना क्या किया, चीजों को क्या कर दिया, थोड़ा फ्रूटफुल कर दिया, थोड़ा इजी कर दिया, इसलिए बाहर के जो गवर्नमेंट है, बाहर के जो इन्वेस्टर्स है, वो इंडिया में आना शुरू हो गए। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, द पावर, द इकोनॉमिक होल्ड यू हैव टुवर्ड्स द एंटायर वर्ल्ड। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। आपने एलपीजी सुना है क्या, एलपीजी? तो क्या क्या था एलपीजी? हाँ, वो वाला नहीं है ये। ठीक है, लीगल पॉलिटिकल गवर्नमेंट है। ठीक है, क्या बोला मैंने, लीगल पॉलिटिकल गवर्नमेंट, लीगल पॉलिटिकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो 3 एलिमेंट है पॉलिटिकल लीगल एनवायरमेंट का, क्या क्या, लीगल पॉलिटिकल गवर्नमेंट। इसको फटाफट रीड कर दो एक बार, सेल्फ रीडिंग मारिए, आता है आप लोग ऑलरेडी, मैंने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी आपसे। ठीक है, फटाफट एकदम तारा रीडिंग करना, हाँ?
डन। पक्का ना पढ़ ले रहे सब ले। पढ़ा पढ़ो पर जल्दी पढ़ो, तो 15 साल लगा रहा पढ़ने में। सेकेंड पैराग्राफ। ओ ठीक है सुनो, मतलब कुछ पर्टिकुलर चीजों के अगेंस्ट में जो है गवर्नमेंट का फेवरिज्म एंड नॉन फेवरिज्म रहता है ना, कि प्लास्टिक ना यूज करो। तो जितने कंपनीज प्लास्टिक नहीं मैन्युफैक्चर अब जो करते थे उनका क्या हो गया, बेड़ा गर्क हो गया। अब अगर बोलते हैं पेपर को फोकस करो, बैम्बू को फोकस करो, ठीक है, बैम्बू को क्या करो, फोकस करो, तो अल्टीमेटली क्या करेगा, जो बैम्बू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो बैम्बू के थ्रू सामान बना रहे हैं उनका क्या हो जाएगा, एनकरेज हो जाएगा। तो या तो वो कुछ प्रोडक्ट्स में फोकस करेंगे, या तो कभी कभी यूनियंस में भी फोकस करते हैं वो लोग, कि कोई पर्टिकुलर यूनियन ऑफ प्रोडक्ट्स को वो लोग एनकरेज करते हैं। ठीक है, पानी गिर रहा है, टिप टिप बरसा पानी, आवाज कैसे आ रहा है। ठीक है चलो डन, बताइएगा प्लीज फटाफट खत्म होने से। डन। सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ग्लोबल एनवायरनमेंट, बस इतना ही करेंगे आज। खुश। सोशो कल्चरल क्या है रे, सोसाइटी इन जनरल को फोकस कर रहे हैं, क्या एथनिक ग्रुप है उसको फोकस कर रहे हैं, क्या स्टैंडर्ड ऑफ द सोसाइटी, क्या एथिकल स्टैंडर्ड है सोसाइटी का, उसके हिसाब से क्या कल्चरल मूवमेंट है। कुछ कुछ जगह में कल्चरली इतना स्ट्रांग है कि वहां पे उस हिसाब से बिजनेसेस को एडहेर करना पड़ता है। एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स आया था इंडिया में शुरू शुरू में, पता होगा आपको। मैकडॉनल्ड्स शुरू शुरू में बुरी तरीके से पिट के गया, क्योंकि उन्होंने सारे के सारे नॉन वेज आइटम्स लेकर आ गए, और इंडिया में पता चला क्या, कि इंडिया में नॉन वेज लोग कम खावत है और बाकी सामान ज्यादा खावत है। बात समझ में आया। तो मैकडॉनल्ड्स को अपना मैक आलू टिक्की लाना पड़ा, जो कि आज के डेट तक सबसे फेमस मैक आलू टिक्की है। ठीक है, अभी मैं अगर मैं बताऊं आपको, सच बताऊं, अगर मैं जाके खाता हूं तो बाकी सारा महाराजा बर्गर गया सबको साइड में, एक बार के लिए टेस्टी होगा अलग मुद्दा हो गया, बट मैक आलू टिक्की इज मैक आलू टिक्की। बात समझ में आया क्या। तो वो अलग ही फैन है उसका। ठीक है, 25 रुपए का आता था, अभी तो कितना का है पता नहीं, शायद 40 का हो गया होगा, 40 का हो गया क्या। ठीक है, आओ क्या लिखा है, includes what social traditions, values and beliefs, level of standards of literacy, education, ethical standards, state of the society, extent of social stratification, मतलब ग्रुप्स, ग्रुप्स अलग अलग स्टेटास बोलते हैं उसको, स्टेटास सुना है वर्ड आप लोगों ने, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 2 क्लास 11, स्ट्रैटिफिकेशन, स्टेटस बनाता, अलग अलग ग्रुप्स बनाया और उस हिसाब से पूछा, जैसे 5 नमूना लोग एक साथ है, तो ये 5 नमूना लोग को बोला कि तुम लोग को ये टारगेट से तुम लोग ये पढ़ाई करना है, ये क्या हो गया, एक स्ट्रेटा, एक ग्रुप। समझ में आया आपको, क्लियर है बिल्कुल। यहाँ पे नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड कोहेसिव है, मतलब साथ में काम करना, मिल बांट के काम करेंगे, क्या क्या होता है एंड सो फोर्थ। एग्जांपल क्या बनाया मैंने आप लोगों को, मैकडॉनल्ड्स का बताया। क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एंड इन्फ्लुएंसेस है जो कि ऑपरेट करता है इन द सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट, क्या क्या है आपका, देखिए तो एक बार के लिए। नंबर 1 क्या लिखा हो दीदी, सोशल व्हाट कंसर्न्स, जैसे रोल ऑफ द बिजनेस क्या है, पोल्यूशन कर रहा है क्या, मीडिया का पावर क्या है, क्या क्या कंट्रोल करना चाहिए। नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, सोशल एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज, ठीक है, क्या कस्टम्स है, क्या रिचुअल्स है। टाटा का खुद का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर्स है, वो कभी भी एथिकली एथिक्स के बाहर जाते नहीं है, डिस्पाइट उनका लॉस भी हो जाए तो वो उनके खुद के सोशल एटीट्यूड्स है। नेक्स्ट, फैमिली स्ट्रक्चर एंड चेंजेस इन इट, ठीक है। नेक्स्ट, रोल ऑफ द वुमेन इन द सोसाइटी एंड आल्सो अदर ग्रुप्स सच एज चिल्ड्रन। वुमेन जितना इंपॉर्टेंट है उतना एक बाकी ग्रुप्स जैसे चिल्ड्रन है वो कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनको समझना जरूरी है, एंड अकॉर्डिंगली आपको अपने बिजनेस को क्या ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट, एजुकेशन लेवल, अवेयरनेस, राइट्स एंड, बात समझ में, बहुत बेसिक पॉइंट है, इट्स अ जस्ट रीड पॉइंट, आपको केवल समझना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में थ्योरी तो आएगा नहीं, तो केवल समझना। अगर थ्योरी आता तो टेंशन वाली बात थी कि सबको रट्टा मारना है आपको बैठ के, यहाँ पे कुछ रट्टा मारना। नेक्स्ट क्या है, टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट क्या है सर, टेक्नोलॉजी काफी चेंज हुआ है क्या। हाँ, बाय द वे वी कम्युनिकेट। हाँ जी बताइए, सोच अगर 2 साल पहले कोविड नहीं आता
सच्चाई बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर 2 साल पहले कोविड नहीं आता, ठीक है, तो क्या हम इतना जल्दी ये जो ऑडियो विजुअल मेथड्स है, ये जो बैकअप फैसिलिटीज है, नो डाउट कि कुछ लोग पहले से ही अहेड थे टाइम के साथ में, ग्रेट, बट क्या इतनी तेजी से एक्सेप्टेबिलिटी आता? द आंसर इज व्हाट? नो। एक हेजिटेशन रहता, उसको एक लग्जरी मानता। पहले यूट्यूब में क्लास करना या कोई ऐप के थ्रू क्लास करना वाज कंसिडर्ड एज अ लग्जरी, कि ठीक है मतलब मिल गया तो कर लेंगे। 2016 के पहले तो बहुत मुश्किल से ही कोई क्लास यूट्यूब में करता था। आई स्टिल रिमेंबर, आप लोग भी ऐसा करते हो 2016 के पहले 3GP था, 3GP फॉर्मेट, उसमें डाउनलोड करता था वीडियोस को यूट्यूब से, ताकि आराम से बैठ के दे सके बिना बफरिंग का, ठीक है। फिर शुरू किया 240p में, फिर अपन थोड़ा रिच बन गया, ठीक है, महीना का 3 GB। उसके बाद अपन 360, अभी तो 1080 फ्री में देखते हैं, क्योंकि अभी इंटरनेट बहुत सारा है फ्री में। बात समझ में आया क्या? तो विद टाइम, विद टेक्नोलॉजी, बहुत कुछ चीजें, जिस तरीके से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, जिस तरीके से हम लोग बातें करते हैं, जिस तरीके से चीजें और इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो काफी हद तक चेंज होता है। और इसका प्रिमिटिव रीजन और द मेन रीजन इज एक्चुअली व्हाट? इंटरनेट। बात समझ में आ रहा? मोटा भाई को लगा बड़ा कंपनी है, बड़ा कंट्री है, यहाँ पे देश में अगर इंटरनेट मिलेगा लोगों को तो काफी तरक्की होगी, ठीक है। तो उन्होंने 2016 में क्या इंट्रोड्यूस किया? जियो को, और देश का तरक्की एक्चुअली में हुआ। कितना टिकटॉक स्टार्स बन गए सोचो इंडिया में, ठीक है। कोई बीट नहीं कर सकता अपने को ट्रांजिशन में, है ना। अपन क्या क्या मिक्स नहीं किया, पीचेस और केसरिया मिक्स किया अपन। वहां पे बीबर साहब भी बोल रहा क्या हो रहा है भाई, ये देश अलग चल रहा है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है। तो अपन सही बोला, मोटा भाई कितना खुश होता होगा वहां पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या लिखा? इट हैज व्हाट चेंज द हाउ द बिजनेस ऑपरेट। सही बात। अभी के टाइम में टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव नोन पीपल, ठीक है, जो घर पे है अपने लोकल एरिया में, गुवाहाटी का बोल रहा हूँ, ही टीचेस नेशन वाइड, ही टीचेस नेशन वाइड, गुवाहाटी में है, अपने घर पे है, अपने कंफर्ट के हिसाब से पढ़ाता है, रिकॉर्डिंग करता है स्टूडियो में, अपना क्लासेस को बेच देता है। कभी कभार पूरे साल में 20 डेज 30 डेज के लिए बाहर जाता है। क्या ये पॉसिबल था विदाउट टेक्नोलॉजी? द आंसर इज व्हाट? नो। बात समझ में आया आपको? नेक्स्ट क्या लिखा है देखिए, इट कैन बिकम बोथ अ थ्रेट। कोडैक इनोवेट नहीं किया, मिररलेस कैमरा नहीं लेकर आया, अभी भी वो रील वाला पे फोकस किया, कोडैक खत्म हो गया। इनफैक्ट अगर आपको पता होगा तो फर्स्ट जो था ना डिजिटल कैमरा, वो एक्चुअली में कोडैक ने ही निकाला था। जिस डिजिटल कैमरा ने कोडैक को खत्म कर दिया, वही सेम टेक्नोलॉजी एक्चुअली किसने लेकर आया था? कोडैक ही लेकर आया था। और बेचारा वो क्योंकि सही टाइम में अपने आप को चेंज नहीं किया, नोकिया सही टाइम में अपने को ढाला नहीं, तो टॉप में होकर भी क्या हो गया? गिर गया। तो कोडैक हो गया, नोकिया हो गया। अपॉर्चुनिटी क्या? जूम देखो, क्या कोविड के पहले तक किसी ने जूम का नाम भी सुना था? मैं तो नहीं सुना था सर। और जूम अभी के टाइम में क्या हो गया? इट हैज बिकम अ हाउस होल्ड नेम, सबको पता है सर। आजकल कथा से लेकर, गाने से लेकर, पूजा से लेकर, शादी से लेकर, सब कुछ जूम में हो रहा है। हाँ हाँ, बस सर तो एक दिन उधर बैठा हुआ, इधर इधर बैठा हुआ, देख लिया, वर्चुअली कर लिया। समझ में आया? कितना चेंजेस आ गया देखो। नेक्स्ट, इफ businesses can take advantage of the technology, it can bring what? Strategic what? Advantage। अगर नहीं कर पाया तो मार्केट से निकल जाएगा। टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस क्या इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट है या नहीं है? आपस में इंटर रिलेटेड है और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी है या नहीं है? सही बात है। मैं आपको क्लासेस क्या ऑनलाइन प्रोवाइड कर पाऊंगा विदाउट द इंटरनेट? तो आई एम डिपेंडेंट। और इसके थ्रू, अलग अलग टेक के थ्रू, ये 500 लाइन ये जो लगाया हुआ कुछ, इसके थ्रू मैं क्या कर पा रहा हूँ आपको? मैं क्या कर पा रहा हूं आपको? एक प्रॉपर एफिशिएंट तरीके से डेटा दिखा पा रहा हूं। बात समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल? यहाँ पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या लिखा हुआ है, ये मेरा बेस्ट पॉइंट है, बिकॉज इसके ऊपर तो मैं एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट 1 घंटा तक बोल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट फेवरेट सब्जेक्ट इंटरेस्ट है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको किसी को इंटरेस्ट है तो माय फेवरेट सब्जेक्ट आपको पता ही होगा वैसे, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है, इज जियो पॉलिटिक्स, ठीक है। आई लव अंडरस्टैंडिंग हाउ द वर्ल्ड ऑपरेट्स। आई फाइंड इट वेरी फैसिनेटिंग, किस हिसाब से कैसे होता है, क्या होता है, कैसे कोई कंट्री डिसीजन मेकिंग करता है, कितना कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन है, समझ रहे हो आप लोग? कि कोई कंट्री को सबके साथ में निभा के भी रखना है, आपको हेटरेट भी दिखाना है, आपको प्यार भी दिखाना है उसी कंट्री से, आपको बिजनेस भी करना है और ओवर उसको प्यार मोहब्बत भी नहीं दिखाना है। इट इज सच अ डिफिकल्ट जॉब टू डू, and I really respect the people who do it. It's very easy to sit back and comment कि क्या है इंडिया क्या कर रहा है,
बट अपन को पता होना चाहिए कि वेयर वी स्टार्ट. तो दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स कि बिकॉज अभी के टाइम में इट्स नॉट इंडिया, इट इज व्हाट, नॉट इंडिया. आपके लिए द स्कोप इज नॉट जस्ट गुवाहाटी, नॉट जस्ट असम, नॉट जस्ट द नेशनल बाउंड्रीज. आपका स्कोप इज बियॉन्ड आवर कंट्री. ऐसे कई सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो गुवाहाटी में बैठ के, असम में बैठ के, इंडिया में बैठ के, बाहर के ग्लोबल काम करते हैं. ठीक है, कई सारे अपने फाइनेंशियल कंपनीज जो है, फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैंडल करते हैं बड़े बड़े, ठीक है, वो अपने ऑफिसेस को इंडिया में सेट करके रखे हैं बिकॉज दे नो द फैक्ट कि वी आर ब्लडी एक्सपर्ट्स इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज. India has become a superpower not just because of providers. America has become famous for its dependency over softwares and companies. Similarly, India के service sector is making the biggest boom in the world. IT sector फाड़ के जा रहा है भाई. ठीक है, तो समझना, जैसे बांग्लादेश को किसने प्रमोट किया? कपड़े ने. तो सबके सब लोगों ने मिलकर किसको प्रमोट किया? कपड़े को. अपना मेजर बूम क्या है, कहां पे है? आईटी. दुनिया भर के कोडर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को इंडिया से बाहर लेकर जा रहे हैं बिकॉज दे नो द फैक्ट कि इंडियंस आर एक्सपर्ट. हम लोग जुगाड़ू है भाई. समझ में आया क्या? अपन लोग कॉम्प्रोमाइज करके भी काम कर लेगा. अपन को तरीका आता है निकालने का काम. ये एक बहुत बड़ा स्किल है जिसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए. प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग अपने आप को ग्लोबल स्फीयर में देखते ही नहीं है. आपको लगता है अपने को अपना शक्ल बाहर कौन नहीं. एटीट्यूडनल चेंज. बात समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल? यहाँ पे आओ. ड्यू टू द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एलपीजी, दैट इज आप जो एलपीजी बोले थे वो वाला, ठीक है, नॉट द लीगल पॉलिटिकल वाला. हाँ, इंडियन फर्म्स are also out to see beyond the physical boundaries of the country. They are acquiring what? Businesses in different countries. Companies are now interested in what? Globalizing. People want to globalize. जहां सस्ता मिलेगा, जहां efficient मिलेगा, वहां पे investment करेंगे. Next क्या लिखा हुआ है? Along the global environmental factors, there should be that should be assessed are what? Number one, potential positive and negative impact of significant international events. जिस जगह बूम है वहां जगह खराब भी है. सीधी सी बात है. छोटा कंपनी कैन नॉट कम्पीट अगेंस्ट वॉलमार्ट. छोटे फर्नीचर कंपनीज कैन नॉट कम्पीट अगेंस्ट आइकिया. नेगेटिव है. और अगर अपन लोग, रिलायंस बड़ा कंपनी, विप्रो बड़ा कंपनी जो यूएस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, पॉजिटिव चीज. बात समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल यहां तक? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? Businesses need to be aware of the events and happenings to strategize accordingly. Identification of both important emerging global markets and global markets, sorry, and what? Identification and global markets are what? Changing. New products, etc. Differences between the cultural and institutional attributes. Attributes मतलब characteristics, features of individual global markets. Likewise, a business had to be aware of the legal, cultural and other aspects of the country it plans to what? ऑपरेट. अगर कोई जो कंट्री है वो स्विट्जरलैंड का है, उसको अगर इंडिया में ऑपरेट करना है तो उसको इंडिया के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करना जरूरी है. उसके लिए जाना जरूरी होगा. ठीक है. इंडियंस आर नोन. आपको पता है इतना सिंपल सा लाइन यहाँ पे लिख दिया लोग कि जो बाहर की कंपनीज है उनको इंडिया के बारे में पता रहना चाहिए. भैया अगर आपने एक M&A कर दिया ना, मर्जर एंड एक्विजिशन, अगर आपने एक करवा दिया, ठीक है, मतलब टॉप टीयर सीए जो होता है वो लोग करता है M&A का काम. मतलब हमारा एक ड्रीम होता है. गुवाहाटी में चलने होता ही नहीं है सब काम. बहुत रेयरली कोई जाता है शायद मेरे हिसाब से. अदरवाइज बता रहा, मर्जर्स कराना, एक्विजिशंस कराना इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी. इट टेक्स अ लॉट ऑफ नेगोशिएशन पावर. समझ रहे? दो कंपनी के बीच में अगर आप मर्जर करा रहे हो, कितना डिफिकल्ट है. नेगोशिएशन करो, किसका फायदा किसका नुकसान क्या. चलो सोच के देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज जब डिवाइड हुआ होगा अपना मुखिया और अपना अनिल के बीच में, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठे थे, लॉयर्स बैठे थे. सोचो कितना स्ट्रैटेजिकली डिवाइड किया है कि इसको भी नुकसान नहीं, उसको भी नुकसान नहीं. वो बोलेगा यहाँ क्यों चला गया, पेट्रोलियम तेरे पास क्यों है, टेलीकॉम तेरे पास क्यों नहीं है. बात समझ में? क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्या एक्सीलेंट काम है. अगर आप इसके अंदर घुस गए, इमेजिन द अमाउंट ऑफ मनी. आप सोच रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को आप डिवाइड कर रहे हो, मुखिया और अनिल का काम कर रहे, पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? भारी मिलेगा. बात समझ में आएगा? बट यू हैव टू हैव द सुपीरियर नॉलेज इन दिस केस. आपको आइडिया होना चाहिए लॉज के बारे में. ठीक है. एंड यू शुड हैव एक्सीलेंट नेगोशिएबल स्किल्स. एक्सीलेंट. ठीक है. उसके लिए केवल आपका नॉलेज नहीं, किताब तो चाहिए, स्पीकिंग कैपेसिटी, राइटिंग कैपेसिटी हैव्स टू बी एक्सीलेंट. बात समझ में आया? क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे? पक्की बात. डन. तो ये सिंपल लाइन, बट इट इज अ करियर.
ठीक है, पक्की बात, यहाँ तक क्लियर एकदम अच्छे से, श्योर। आप लोगों ने पेस्टल के बारे में सुना है क्या? पेस्टल सुना है आप लोगों ने? पेस्टल गोज विथ व्हाट? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल। पेस्टल का फुल फॉर्म है पॉलिटिकल, क्या क्या? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, व्हाट? सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल। इसको रीड कर लोगे क्या? सेम ही है जो पहले पढ़ा ना, लीगल डेमोग्राफिक पढ़ा ना, सेम एग्जैक्ट पॉइंट्स है पेस्टल, बस नाम दिया हुआ है। चलेगा, दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे? हाँ ठीक है, ये बाद में करेंगे। स्वॉट, स्वॉट कर लोगे? स्वॉट कर लोगे? इंटरनल कौन सा था? स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। एक्सटर्नल क्या क्या है? अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। बस इतना कर लोगे। पेस्टल, पेस्टल पढ़ लेना, पेस्टल और स्वॉट वाला पार्ट कंप्लीट कर लेना खाली। देखो एक बार देखा है तो आप लोगों को, एक बार देख लो खाली, मैं खत्म कर रहा हूँ क्लास को, ठीक है ना, गुस्सा मत हो, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट का डेफिनेशन अपना डन हो गया है, ठीक है। ध्यान दीजिए, कॉन्फिडेंस आएगा आपको, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स तो क्या ही होता है, वही मल्टीफेसेटेड, डायनामिक, ये सब है, ठीक है, तो इजी। फिर इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स से ही इंपॉर्टेंस आता है, देखो वही कंटिन्यूस लर्निंग, इमेज बिल्डिंग करता है, ये सब करता है, तो कोई डिफिकल्ट जॉब नहीं है। नेक्स्ट, रिलेशनशिप, ये अच्छा पॉइंट है, इसको अपन लोग बुक से भी रीडिंग करेंगे 2.6 और 2.7 में, ठीक है, अच्छा पॉइंट है, कोई इसमें भी टफ नहीं है। बिजनेस एनवायरनमेंट अपने को इन्फॉर्मेशन देता है कि कैसा कैसा चीज इन्फॉर्मेशन जानना चाहिए अपने को, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अपन भी बिजनेस को इन्फॉर्मेशन देता है, नहीं देता है? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, सब कुछ करता है, उससे अपने को क्या होता है? इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन, ये वाली पॉइंट है कुछ। रिसोर्सेस, हमें तो भाई बिजनेस एनवायरनमेंट से ही क्या मिलता है? रिसोर्सेस मिलता है, ठीक है ना, बात सही बात है यानी। और उसको लेकर अपन क्या बनाते हैं? फाइनल गुड्स बनाते हैं, और एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर। तो ये सब कुछ कुछ पॉइंट्स अपन कुछ आराम से डिस्कस करेंगे, दिस इज द लेफ्ट पॉइंट। पर उसके पहले जो अपन ने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, एंड इंपॉर्टेंस, क्या कुछ डिफिकल्ट लगा? नहीं ना, इजी है, प्योर बीएसटी वाला पॉइंट है, ठीक है। रिलेशनशिप मेरा एंड से बचा हुआ है, मेरे को करवाना है वापस से अच्छे से आप लोग को, ठीक है। एक सेकेंड, ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंट, ये भी कराना है मेरे को, ठीक है, ये भी अच्छा पॉइंट है, बट ठीक है। कॉम्पोनेंट्स हमने कर लिया है, 2 स्लाइड्स मैंने बोला कि मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है, अच्छे से। पहले के स्लाइड्स भी पढ़ाऊंगा, बट इट इज इजी, वो मैं बता रहा हूँ, उसको हम लोग थर्ड फटाफट खत्म कर देंगे, ठीक है। फिर देखो कॉम्पोनेंट्स, माइक्रो मैक्रो, माइक्रो एंड मैक्रो कंप्लीटेड। एलिमेंट्स ऑफ द माइक्रो एलिमेंट 5 था, ठीक है, वो मैंने कर लिया। एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट भी कितना? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। डेमोग्राफिक, फिर क्या था? फैक्टर्स वाला पॉइंट था। इकोनॉमिक पॉलिसीज, पॉलिटिकल, लीगल, सोशो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल एंड ग्लोबल। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है ना, इसके अंदर आ गया, ठीक है ना, ये ब्लैक वाला के अंडर, ठीक है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आप बोलोगे अलग से नहीं दिया हुआ है, उसके अंदर ही सब कुछ दे दिया मैंने। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर जो जो पॉइंट्स था, केवल इतना ही था खाली, इसमें मैंने सब कुछ डाल दिया। इसमें पॉलिसीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसी वगैरह पढ़ा था ना अपने, फिस्कल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी वगैरह जो पढ़ा था अपन ने, वो सब पॉइंट्स इसमें दिया हुआ आपका, ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक। पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, रोका था किसी ने, इसलिए कुछ पूछा, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल, ग्लोबल, चलेगा। पेस्टल मैंने आपको होमवर्क दिया है, ठीक है, सॉरी, पेस्टल मैंने क्या दिया आपको? होमवर्क दिया, क्योंकि बहुत सिमिलर है, टान नहीं रहा हूं, एकदम सेम पॉइंट है, रीड करके देख लेना आप लोग, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा स्ट्रेटेजिक, तो दिस इज द थर्ड स्लाइड, फोर्थ स्लाइड, ठीक है, ये हो जाएगा। पर्पस तो इजी है। एनवायरमेंटल स्कैनिंग मैं कराऊंगा आपको, स्वॉट आपको मैंने दिया है। इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग इजीली बिजनेस एनवायरनमेंट को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इजी लग रहा है बिल्कुल यहाँ तक, ठीक है, जितना हो सके। सी द पार्ट्स आर लिटिल ऑन द बोरिंग साइड, ठीक है, बट जितना हो सके मैं इधर उधर का एग्जांपल्स देख के आप लोग ट्राई करा रहा हूँ, करा देने का, ठीक है। सेकेंडली सुनो सुनो सुनो, बिफोर द नेक्स्ट क्लास बिजनेस एनवायरनमेंट का, सी आई टेल यू, टारगेट सुन लो एक बार के लिए, ठीक है, उस हिसाब से आप लोग अपने क्लासेस को प्लान कर लेना। देखो, ठीक है, आई एम टारगेटिंग मैक्सिमम मैक्सिमम, ठीक है, 15th ऑफ, सॉरी 15th ऑफ सितंबर से तक, ठीक है, आपका बीसीके कंप्लीट हो जाना चाहिए। मेरा जिस दिन बोलूंगा कि बीसीके कंप्लीट हो गया, ठीक है, मैंने ये चीज उनको भी बता दिया, आपको भी बता देता हूँ। जिस दिन मैंने बोला, जैसे अगर 12 तारीख को या 14th को, जब भी, ठीक है, कभी भी मेरा टारगेट, जब भी आपका 14th को अगर मेरा कंप्लीट हो गया, सोचो एग्जाम्पल, ठीक है, पीसीके कंप्लीट हो गया एग्जाम्पल, ठीक है, 2 दिन बाद अगर 15 को हुआ तो 17 को, 14th को हुआ तो 16 को, 13 को हुआ तो 15 को, 17 को हुआ तो 19 को, 17 तक नहीं जाएगा, 15 तक ही हो जाएगा आपका खत्म, बट स्टिल अगर हुआ तो, ठीक है, 2 दिन बाद आपका टेस्ट होगा बीसीके का, फुल 40 मार्क्स,
ठीक है, क्यों करवा रहा है सर ऐसा, क्यों टॉर्चर दे रहा है हम लोग को? ना टॉर्चर नहीं दे रहा है, ये मैं चाहता हूँ। देखो इको आप लोग इज्जत से बैठ के भी क्वेश्चंस करोगे, मैं जानता हूँ आप लोग को, बीसी के नहीं करोगे आप लोग, मैं वो भी जानता हूँ आप लोग को। इसे इज्जत से मैं अपने सामने, जब तक मेरा बच्चा लोग मेरे सामने खत्म नहीं करता तब तक हमको शांति नहीं मिलता, तो मेरे सामने, ठीक है। तो इसके लिए इज्जत से बता रहा हूँ आपको, चैप्टर नंबर 1 के बैक क्वेश्चंस हो गए, इज्जत से हाँ बोले तो झूठ बोलेगा फेल हो जाएगा, बता रहे, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कब कर लोगे? आज, ठीक है। आई नो आपको एंजॉय करना है, सब कुछ करना है, वो भी कर लेंगे, बट होमवर्क तो होमवर्क, ठीक है। आई विल बी वेरी हैप्पी टू पार्टी व्हेन यू क्लियर, ठीक है। एंड आई बिलीव सर ने आपको बोला है जो टॉप हाईएस्ट स्कोरर्स होगा उनको कहाँ लेके जाएगा, बताया या नहीं बताया? कहाँ पे, कहाँ पे? खाली कोलकाता तो कोई बड़ा बात नहीं, हमें लेके चला जाएगा कोलकाता, तो जाने का मन है क्या किसी को? देख लो, थोड़ा बहुत सुंदर ही है, मैंने तो देख लेना, बता देना। टॉप 3 को बोला है क्या? टॉप 3, टॉप 3 आई बिलीव, जितना हमको ध्यान में है, ठीक है। डन। चैप्टर नंबर 2 नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, चैप्टर नंबर 2 नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। उस दिन उसके बैक एमसीक्यूज, नहीं सुनो सुनो सुनो, चैप्टर नंबर 2 के, नहीं पहले 1 का खत्म कर लो आप लोग, कल चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यू शुरू कर देना आप लोग, हल्का हल्का बैक का, ताकि मैं जब एंड करूं तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दे सकूं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 जब चलेगा, चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज, एक्स्ट्रा एमसीक्यूज कंप्लीट कर लोगे आप लोग, ठीक है। इस तरीके से जब मैं 5 करूँ, इसलिए 2 दिन का बोल रहा हूँ, जब मैंने कंप्लीट किया 6 को, उसके 2 दिन बाद तक आपका सारा एमसीक्यूज खत्म हो जाएगा, प्रोवाइडेड दैट यू लिसन टू मी। सारे एमसीक्यू करा दूंगा, मोटा मोटी आप लोग का बीसीके का नहीं करा के भी 700-800 एमसीक्यू करा दूंगा आप लोगों को, आराम से, मिनिमम बोल रहा हूँ 100 एमसीक्यूज पर चैप्टर, कोई बड़ी बात नहीं है। तब तो पास हो जाओगे ना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि हाँ माँ कसम आदमी ठीक ही पढ़ा था, ठीक है चलेगा। तो बी वेरी अटेंटिव, 15 तारीख को कट ऑफ डेट है सबका बीसीके कंप्लीट करने का, सारा 2 दिन बाद में, मोस्ट लाइकली 17th को होगा आपका टेस्ट, ठीक है। एंड बाय 30th वी आर ट्राइंग टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस ऑफ इको, जो कि आई डोंट थिंक सो इट इज अ प्रॉब्लम। कोई टेस्ट नहीं है अभी, 15 तारीख तक कोई टेस्ट नहीं है आप लोग का, 15 तक नो टेस्ट, सारा टेस्ट कैंसिल अभी, ठीक है। डायरेक्ट पहले बीसीके का है, फिर आपका इको का टेस्ट होगा, बिकॉज अभी मैं आपको अगर इको का टेस्ट करवाऊंगा, इको पढ़वाऊंगा, फिर बोलूंगा बीसीके का करो, तो वो प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है आप लोग के लिए करना, बिकॉज आपके बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ना है, ठीक है। तो 59 तक आपका कोई टेस्ट नहीं है, सॉरी 15 तक कोई टेस्ट नहीं है आप लोग का, ठीक है। मोस्ट लाइकली इट विल बी आइदर 16th और 17th जो आपका टेस्ट रहेगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू एक्सेप्ट द लेक्चर्स, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 कर रहे हो, मैं एक पीडीएफ और भेज दूंगा आप लोग को, केवल एक काम करना है कि मैं वो मेरा पिछला जो एडिशन था ना उसका बनाया हुआ है, तो उसका डेटा खाली वेरीफाई कर लोगे आप लोग, तब तो मैं आपको भेज दूं। चैप्टर 3 का भेजा है? नहीं नहीं, एक और है जो मेरा बनाया है, वो तो मैंने आपको बुक से दिया था, यहाँ पे जो बुक है ना समरी बुक, उससे दिया था मैंने ये वाला, तो मैंने वेरीफाई नहीं किया, जो मेरा बनाया है दे दूं, भेज दूं, बट डेटा वेरीफाई करना पड़ेगा एक बार, चलेगा? पक्का? वो चैप्टर 3 हो रहा है, रायल है, कर लो भाई, मैं टेस्ट लूंगा तब पूछूंगा चैप्टर 3, और उसमें मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ आपको बताओ एक बार के लिए, वो भी मैं क्या समझाऊं बताओ? हाँ हाँ, नहीं टॉप का जानो, टॉप में कौन है, टॉप में कौन कौन है वो जान लो, खाली सब याद करना पॉसिबल नहीं है, बट लाहे लाहे करते रहोगे तो हो जाएगा, इसी प्रेशर के चक्कर में हो जाएगा, पता है आप लोग का, इसलिए बोल रहा हूँ आपको, इसलिए थोड़ा प्रेशर दे भी रहा हूँ, जानबूझ के दे रहा हूँ, ताकि आप लोग का खत्म हो जाए जल्दी, ठीक है चलेगा, बिकॉज आई एम एमिंग फॉर 100, सिंपल ना। दया करने से फिर आईसीआई दया नहीं करेगा ना, मेरा दया करने से क्या होगा?